अदिति ने रजाई को मोड़कर एक मोटी सी दीवार की तरह बेड के बीचों बीच रख दिया और धीमी लेकिन कांपती आवाज में बोली कि वह अभी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए वह अपनी तरफ सोएगी और अंकित अपनी तरफ। उसकी आवाज में डर भी था और दुख को संभाले रखने की जिद भी थी। उसने अपने सुर्ख और भारी लहंगे के दुपट्टे को कंधे पर ठीक करते हुए सामने खड़े अंकित की ओर देखा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी शेरवानी के बटन खोल रहा था। उसकी बात सुनकर अंकित ना तो चौंका न नाराज हुआ। बस उसके चेहरे पर एक ठहरी हुई बेपरवाही सी खामोशी थी। उसने अपनी कलाई से महंगी घड़ी उतारी और बड़े सलीके से टेबल पर रख दी। अदिति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा था कि अंकित गुस्सा करेगा, डांटेगा या उसे अपनी ताकत का एहसास कराएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकित मुड़ा और बेड की ओर देखा। उसकी नजरें उस रजाई पर टिक गई, जो उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई और सामने सपाट लेकिन भारी आवाज में कहा, क्या यह सच में उसे लगता है रजाई का यह ढेर उसे रोक सकता है? ये कहते हुए वह धीरे से एक कदम बढ़ाकर बेड के पास आ गया। अदिति घबराकर एक कदम पीछे हटी। उसका पांव लहंगे के घेरे में उलझा और वह गिरते गिरते बची। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, वह जानती है कि ये शादी उन दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है और जो बड़ों ने किया वह अब बदला नहीं जा सकता। उसकी बात काटते हुए अंकित बेड के किनारे खड़ा हो गया और गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे झाड़ दिया जैसे वो किसी खुशी की नहीं बल्कि किसी मजबूरी की निशानी हो। उसने ठंडी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, वह बहस या झगड़ा नहीं करेगा, खासकर आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है और उसे नींद चाहिए। अंकित का व्यक्तित्व तो हमेशा से ऐसा ही रहा था, गंभीर, रोबीला, अपने फैसलों में अडिग। अदिति उसे बचपन से जानती थी और उसकी यही गंभीरता उसे हमेशा डरा देती थी। लेकिन आज जब वह उसकी पत्नी बन चुकी थी, तो वही गंभीरता उसे और भी भारी लग रही थी। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या वह सच में मान गया है? अंकित ने एक लंबी सांस ली और बेड के दाईं ओर बैठते हुए कहा, उसे किसी पर जोर जबरदस्ती या रिश्ता थोपने का कोई शौक नहीं है और जिस रिश्ते की नींव ही बड़ों के दबाव और ब्लैकमेल पर रखी गई हो, उसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं। उसके शब्द अतिथि के दिल पे चुभ गए, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर चोट कर दी हो। उसने भी तैस में कह दिया कि वह भी उस पर मर नहीं रही और उसके लिए भी ये सब उतना ही मुश्किल है। उसे इस अजनबी रिश्ते और माहौल को समझने के लिए वक्त चाहिए। अंकित बिना कुछ कहे जूते उतारकर लेट गया, हाथ सिर के नीचे रखे और छत को घूरने लगा। कुछ पल बाद उसने शांत आवाज में कहा, वह एक दूसरे को बचपन से जानते जरूर है, लेकिन पहचानते नहीं। वह अपनी दुनिया में खुश था और वह अपनी दुनिया में। और अब एक कमरे में बंद हो जाना, इसका मतलब नहीं कि वह उस पर हक जमाएगा या जबरदस्ती मोहब्बत लुटाएगा। उसने रजाई की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दीवार उसके सुकून के लिए हो सकती है, उसके लिए नहीं है। वह चाहे तो इसे रखे या हटा दे, उसे फर्क नहीं पड़ता। बस लाइट बंद कर दे। आदित्य कुछ देर उसे देखती रही। उसका ये रूप नया था, वह घमंडी और रूखा जरूर था, लेकिन डरावना नहीं, और इसी एहसास ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने कांपते हाथों से अपने भारी गहने उतारने शुरू किए थे। झुमके उतारे तो कानों ने जैसी राहत की सांस ली, हार उतारे तो गर्दन हल्की लगी। हर आवाज उस खामोश कमरे में गूंज रही थी। जब वो कपड़े बदलकर लौटी तो देखा अंकित अपनी जगह लेटा हुआ था, या शायद सच में सो चुका था या सोने का नाटक कर रहा था। उसने बड़ी लाइट बंद कर दी और सिर्फ साइड लैंप जलता छोड़ दिया। दबे पांव आकर अपनी तरफ लेट गई और पीठ उसकी तरफ कर ली। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक थी। तभी अचानक अंकित की आवाज आई, पानी चाहिए। अदिति चौंक कर उठी। जग खाली था। उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि वो खुद उठ कर ले आए, वो बहुत थकी हुई है। अंकित ने उसे एक नज़र देखा और कहा, पत्नी होकर पति की सेवा उसका कर्तव्य है। अदिति ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, पति होने के नाते उस पर तरस करना भी उसका फर्ज है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अंकित बिना कुछ कहे उठ गया और बाहर चला गया। जब वो पानी पीकर लौटा तो एक गिलास खुद पिया और दूसरा गिलास रजाई के ऊपर से उसकी ओर बढ़ा दिया। अदिति ने पहले मना किया, लेकिन उसके सूखे होंठ और कांपती आवाज देखकर अंकित ने नरमी से कहा, वह जहर नहीं है। अदिति ने गिलास थामा। उनकी उंगलियां एक पल को छू गई और उस हल्के से स्पर्श ने दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल पैदा कर दी, जिसे दोनों ने नजरें चुराकर छुपा लिया। पानी पीकर उसने धीमे से धन्यवाद कहा। अंकित वापस लेट गया और बोला कि अब सो जाओ।
सुबह रस्में होंगी। कुछ देर बाद अदिति ने अंधेरे में उससे पूछा कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों की। अंकित ने करवट बदले हुए धीमी, थकी और दर्द से भरी आवाज में कहा, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपने घमंड की कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि अदिति पापा को हार्ट अटैक आया था और उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया था। और दादाजी ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में रख दी थी। अंकित ने भारी और सधी हुई आवाज में कहा, मैं कोई आवारा या बदतमीज आदमी नहीं हूँ जो बड़ों की बात न माने या उनके सिर पर चढ़कर नाचूं। ऐसा ना मैं हूँ और ना ही मेरे परिवार में कोई ऐसा है। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी, कड़वी लेकिन ईमानदार। अदिति उसके जवाब से बिल्कुल चुप हो गई। वे अब तक अंकित को सिर्फ एक घमंडी और सख्त इंसान समझती आई थी, मगर आज पहली बार उसे उसके भीतर छिपा एक जिम्मेदार, संस्कारों से बंधा हुआ इंसान साफ दिखाई दे रहा था। तुम, अंकित ने अचानक अंधेरे में सवाल किया, तुमने हाँ क्यों की, जबकि तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। अदिति की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नफरत नहीं करती, बस डरती है। उसकी दुनिया से बहुत अलग है। वह गंभीर है और वो छोटी-छोटी बातों पर रो देने वाली लड़की। उसे लगा था कि वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। अंधेरे में अंकित की हल्की सी हंसी गूंजी, जिसमें कटाक्ष कम और समझ ज्यादा थी। नर्क तो हम दोनों मिलकर ही बना सकते हैं, अगर हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश ना की। फिलहाल ये रजाई की सरहद काफ़ी है, इसे पार करने की कोशिश मत करना, मैं अपनी हदों में खुश हूँ। अदिति के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो सोते हैं, उसने धीमे से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। अंकित ने जानबूझकर उसे पत्नी कहकर नहीं बुलाया और कमरे में एक सुकून भरी चुप्पी फैल गई। अदिति को पहली बार लगा कि शायद ये सफर उतना डरावना नहीं होगा जितना उसने सोच रखा था। अंकित सख्त था, गुस्सैला था, मगर जालिम बिल्कुल भी नहीं। रजाई का वह रोल अब दीवार नहीं बल्कि एक समझौते की तरह दोनों के बीच रखा था। इसी हवेली में कभी गूंजती आवाजों ने दीवारों को हिला दिया था, जब सूरजपाल सिंह की गरजती आवाज में ऐलान हुआ था कि अगर शिवदत्त ने अपनी मर्जी से शादी की तो उसके लिए हवेली के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मगर जवानी का जुनून और मोहब्बत की आग शिवदत्त को 7 समुंदर पार लंदन ले गई थी, जहां उसने अपने पिता के घमंड और रस्मों को ठोकर मार दी थी। कनिका वही लड़की जिसे वह कॉलेज के दिनों से चाहता आया था, उसी के साथ उसने अपनी नई दुनिया बसाई थी। लंदन की बर्फ से ढकी सड़कों और हीटर की गर्मी के बीच भी शिवदत्त के दिल में हवेली की गर्म हवाएं, आमों की खुशबू, दादी का आंगन बसता था। कनिका ने जब मुस्कुराकर पूछा कि वो क्या सोच रहा है, तो उसने हवेली को याद करते हुए कहा, वहां इस वक्त गर्मियां होंगी, आम पक रहे होंगे, दादी आंगन में बैठी होंगी। कनिका ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि कहीं उसने उसे अपनों से तो नहीं छीन लिया। शिवदत्त ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का गम नहीं है। उन्होंने सच में अपनी दुनिया बसाई, संघर्ष किया, मेहनत की, मगर खुशियां ज्यादा दिन ठहर न सकी। शादी के 8 साल के बाद जब उम्मीद की किरण आई तो डर भी साथ चला आया। डॉक्टर की झुकी हुई नजरें, अस्पताल की सफेद दीवारें और वह एक वाक्य, हम बच्चे को बचा सके लेकिन आपकी पत्नी को नहीं। शिवदत्त की दुनिया उजड़ गई। कनिका उनकी बाहों में अपनी नन्ही सी अदिति को छोड़कर चली गई। साल बीतते गए। लंदन की रंगीन हवा में अदिति बड़ी होने लगी। 12 साल की अदिति जब सहेली के पार्टी में जाने की जिद करने लगी और उसने अपने पिता को ओल्ड फैशन कह दिया, तो शिवदत्त के दिल में कुछ टूट गया। उसे एहसास हो गया कि खून चाहे 7 समुंदर पार चला जाए, जड़ें उसी मिट्टी में रहती हैं। उसी रात उसने फैसला किया और कांपते हाथों से वो नंबर मिलाया जिसे उसने 18 साल से नहीं मिलाया था। दादी की कांपती आवाज सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं वापस आ रहा हूँ माँ, अपनी बेटी को लेकर। मुझे अपनी हवेली लौटना है। और जब काली गाड़ी हवेली के विशाल फाटक से अंदर दाखिल हुई तो शीशों से बाहर झांकती अदिति ने हैरानी से कहा, पापा ये तो किसी फिल्म जैसी हवेली लगती है, क्या ये सच में हमारा घर है? और शिवदत्त के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी, जैसे अतीत और भविष्य एक साथ उसकी सांसों में उतर आए हों। वह 18 साल बाद वापस आया था और हवेली की हवा में अजीब सा सुकून और रौब घुला हुआ था। पुराने पीपल नीम के पेड़ वैसे ही खड़े थे जैसे समय ने उन्हें छूना ही छोड़ दिया हो। सामने सुर्ख ईंटों में बनी हुई विशाल इमारत थी, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को जन्म लेते, बढ़ते और बिखरते देखा था। गाड़ी आंगन में रुकी तो एक नौकरानी भागती हुई चिल्लाई, छोटे साहब आ गए, छोटे साहब आ गए। पल भर में पूरी हवेली में हलचल मच गई।
शिवदत्त गाड़ी से उतरा। उसने अदिति का हाथ मजबूती से थाम रखा था। अदिति डरी हुई आंखों से चारों तरफ देख रही थी। उसे अपने पिता की पकड़ में एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। दादी माँ की आंखें खुशी से भर आई थी। उनके साथ एक और रौबदार आदमी खड़ा था, जो उम्र में बड़ा था और सामने वाली हवेली में रहता था। शिवदत्त का बचपन का दोस्त। मगर सबकी निगाहें उस आदमी पर टिक गई, जो दरवाजे के बीचों बीच छड़ी के सहारे खड़ा था। सूरजपाल सिंह। उमर ने उसकी कमर नहीं झुकाई थी और रोब अब भी वैसा ही था। शिवदत्त आगे बढ़ा, उनके बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। पापा जी, उसने भारी आवाज में कहा, झुककर उनके कदमों में बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया हूँ। सूरजपाल ने छड़ी जमीन पर टकटकाई, गरजकर बोले, इस हवेली का खून कभी हारता नहीं है, घर लौट कर आता है, जीत की चाह में भटकता है, मगर खून अपनी जगह याद रखता है। उदयवीर ने तड़प कर कहा, आज तो उसे गले लगा लीजिए, देखिए ये बच्ची। सूरजपाल की नजर सहमी हुई अदिति पर पड़ी, जो अपने पिता के पीछे छुप रही थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उनके दिल पर जमी हुई बर्फ पिघाल दी थी। वह कनिका की निशानी थी, लेकिन खून हवेली का था। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, उठो शिवदत्त, हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, मगर इस बच्ची के लिए नहीं। और ये नाबालिग है, इसलिए इसके पिता को भी यहाँ रहने की इजाजत है। ये माफी नहीं थी, लेकिन अपनापन जरूर था। दादी और माँ ने रोते हुए शिवदत्त को गले लगाया, अदिति को गोद में भर लिया। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, ये कहते हुए उसे बार बार चूमती रहीं। अदिति के लिए ये सब नया और अजीब था। इतने लोग, इतने बड़े कमरे, चारों तरफ हिंदी की आवाजें, जिन्हें वह समझ तो लेती थी, मगर बोलते हुए झिझकती थी। उसे सख्ती से समझाया गया था कि हवेली के पिछले हिस्से में ना जाए, जहां आदमियों की बैठक होती है, मगर उसकी जिज्ञासा और बोरियत उसे खींच ले गई। टहलते टहलते वे बरामदे में पहुंची। दीवारों पर पुरानी तलवारें, बंदूकें टंगी हुई थी। सामने एक कमरे का दरवाजा खुला था, जिसमें किताबों के ढेर लगे हुए थे। लाइब्रेरी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से अंदर चली गई। वह किताबें छू रही थी कि पीछे से कड़क आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति उछल पड़ी। मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था। वह लगभग 18 साल का, गेहुआ रंग, गहरी आंखें, चेहरे पर सख्त भाव, हाथ में एक किताब थी। ये अंकित था। मैं बस किताबें देख रही थी, अदिति ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। अंकित आगे बढ़ा और सख्ती से बोला, ये हवेली का वो हिस्सा है जहाँ औरतें नहीं आती, और तुम्हें यहाँ आने की मनाही ही है। मुझे नहीं पता था, और यहाँ कहाँ लिखा है कि लड़कियां किताबें नहीं पढ़ सकती? लंदन में तो ऐसे बेकार नियम नहीं होते, अदिति ने तैस में कहा। अंकित ने उसकी बात काट दी और पास जाकर बोला, ये हवेली है, या नियम चलते हैं, बहस नहीं। तुम शिवदत्त अंकल की बेटी हो, वही अंग्रेजी लड़की। अंग्रेज शब्द सुनते ही अदिति भड़क उठी। मेरा नाम अदिति है, मैं अंग्रेज नहीं हूँ। तुम्हारी भाषा और कपड़ों से तो यही लगता है। अंकित ने उसके पहनावे की ओर देखकर कहा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि दोबारा यहाँ मत आना, इससे पहले कि बड़े देख लें। यहाँ से चली जाओ, रास्ता बाईं तरफ है। अदिति ने गुस्से से कहा, आप बहुत गंदे हैं। और अंकित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, और तुम बहुत बदतमीज हो। वे पांव पटकती हुई चली गई। जाते हुए पलटकर देखा, अंकित अब भी वहीं खड़ा उसे देख रहा था। चेहरे पर वही गंभीर गुस्सा था। यही उनकी मुलाकात हुई थी। रात के खाने पर लंबा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। तरह तरह के व्यंजन थे। दोनों परिवार साथ बैठे थे। उदयवीर ने अंकित को बुलाया, आओ बेटा, अंकल से मिलो। अंकित आगे बढ़ा, शिवदत्त को नमस्ते किया और उनके पैर छुए। आप कब आए? आपसे मिलकर खुशी हुई। शिवदत्त ने उसे गौर से देखा और भावुक होकर कहा, भगवान, तुम तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसे हो। अंकित हल्के से मुस्कुराया। फिर उसकी नजर सामने बैठी अदिति पर पड़ी, जो कांटे के चम्मच से चावल खाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में फिर वही सख्ती उभर आई। अंकित ने धीमे से कहा, अंकल जी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अदिति ने सुन लिया। शिवदत्त ने आह भरते हुए कहा, जानता हूँ बेटा, इसलिए तो इसे वापस ले आया हूँ। अदिति ने मन ही मन में तय कर लिया, इस हवेली में उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही लड़का है। 5 साल बीत गए, वही डर, वही चैलेंज आज उसकी हकीकत बनकर सामने खड़ा था। सुहाग रात के कमरे में अदिति नींद में बेचैनी से करवट बदलती रही। बीते कल के दृश्य सपनों में उतर रहे थे। रजाई की दूसरी तरफ अंकित जाग रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे भी वो छोटी सी गुड़िया याद आ रही थी, जिसने उसे बदतमीज कहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचा कि दो बिल्कुल अलग दुनिया के दिलों का मिलन आसान नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली।
एक हफ्ते पहले शिवदत्त के कमरे में डॉक्टरों की पूरी टीम थी। बाहर भाग-दौड़ मची हुई थी। सबके चेहरे के रौनक उड़ चुके थे। शिवदत्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसी जंग ने अदिति, अंकित को इस रिश्ते की डोर में बांध दिया था, जहां डर, यादें धीरे-धीरे जन्म लेती, अनकही मोहब्बत साथ-साथ सांस ले रही थी कि डॉक्टर भी अब उम्मीद छोड़ चुके थे। अदिति, जो अब 19 साल की हो चुकी थी, कमरे के एक कोने में खड़ी फूट-फूट कर रो रही थी। उसका दुपट्टा आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था। उसका जिस्म डर और सदमे में जैसे पत्थर का हो गया था। बेड पर लेटे शिवदत्त की सांसें उखड़ रही थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनका चेहरा पीला और बुझा हुआ सा लग रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना कमजोर हाथ बढ़ाया और होंठ हिलाए। पापा, सूरजपाल, जो हमेशा अपने रोब और घमंड के लिए जाने जाते थे, आज अपने बेटे की ये हालत देखकर भीतर से टूट चुके थे। वे जल्दी से पास आए और शिवदत्त का ठंडा पड़ता हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं यही हूँ शिवदत्त, हिम्मत मत हारना बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। सूरजपाल की आवाज में आज ना गरज थी, ना हुक्म, बस एक पिता का गहरा दर्द था। शिवदत्त ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। उसकी धुंधली नजरें कमरे के कोने में खड़ी अपनी बेटी अदिति पर टिक गई। मेरी बच्ची, वह अकेली रह जाएगी। सूरजपाल ने तुरंत कहा, वह अकेली नहीं है, वह इस परिवार की, इस हवेली की बेटी है। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई उसे मैली नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। शिवदत्त की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गए। मैं जानता हूँ पिताजी, मगर मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे आपसे एक वादा चाहिए, एक आखिरी भीख। सूरजपाल का दिल दहल उठा। मांगो शिवदत्त, जो मांगना है। शिवदत्त ने हिम्मत जुटाई। मेरी बेटी अदिति की शादी हो जानी चाहिए। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही नाम है, मेरे दोस्त का बेटा, आपका पोता अंकित। उसी से उसकी शादी करवा दीजिए। कमरे में मौजूद हर इंसान सुन रह गया। अदिति, जो अब तक रो रही थी, पत्थर की मूरत बन गई। उसे अपने कानों पर यकीन न हुआ। सूरजपाल भी चौंक गए। शिवदत्त होश में हो? इस हालत में ऐसा फैसला? शिवदत्त की सांसें तेज हो गई। हाँ पिताजी, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं। मैं उसे और उसके परिवार को बचपन से जानता हूँ। मेरी बेटी उसके हाथों में महफूज रहेगी। वह आदमी सख्त है, मगर उसका किरदार मजबूत है। मुझे बस इतना सुकून चाहिए ताकि मैं चैन से आंखें बंद कर सकूं। मॉनिटर की बीप तेज होने लगी। सूरजपाल ने बेटे की हालत देखी और उनकी आंखें भर आई। अब मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, उदयवीर, पंडित जी को अभी बुलाओ, और अंकित को भी। उदयवीर कुछ कहना चाहते थे, मगर सूरजपाल का फैसला अटल था। अदिति को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह दौड़कर पिता के सिरहाने पहुंची और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज पापा, मुझे शादी नहीं करनी, और अंकित से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उससे डर लगता है, वो मुझे पसंद नहीं करते। उसकी आवाज हिचकिचाहटों में टूट रही थी। शिवदत्त ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मेरी गुड़िया, मेरी डॉल, अपने पिता पर भरोसा रखो। मोहब्बत का मुझे नहीं पता, मगर अंकित तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने देगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी आत्मा को तकलीफ मत देना। अदिति के होंठ कांप गए। वो कैसे मना करती? उसका पिता मौत के मुंह में था और ये उनकी आखिरी इच्छा थी। मगर उसका दिल चीख रहा था। अंकित, वह आदमी जिसने कभी उससे प्यार से बात न की, जो उसे हमेशा एक बिगड़ी हुई विदेशी गुड़िया समझता रहा। तभी कुछ मिनट के बाद दरवाजा खुला। अंकित कमरे में दाखिल हुआ, सफेद पैंट शर्ट में, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर दिल में अनजाना तूफान। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था, ये एक बुलावा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ था। उसने एक नजर अपने अंकल पर डाली, जो मौत और जिंदगी के बीच आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी सांसें मशीनों पर टिकी हुई थी, आंखों में विदाई की थकान साफ झलक रही थी। फिर उसकी नजर अदिति पर चली गई, जो डरी हुई, सिमटी हुई किसी नन्ही कली की तरह कांप रही थी, जैसे जिंदगी ने उसे अचानक ठंडे पानी में धकेल दिया हो। उसके दिल में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। क्या उसके भीतर भी उतना ही बड़ा तूफान उठ रहा था, या वह भी इस जबरदस्ती के रिश्ते को चुपचाप स्वीकार कर चुका था? तभी सूरजपाल भारी कदमों से अंकित के पास आए और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोले, तुम्हारे अंकल की आखिरी इच्छा है, क्या तुम्हें ये सब स्वीकार है? अंकित ने एक पल के लिए पलकें झुका ली, जैसे उस एक पल में उसने अपने सारे सपने, सवालों और उलझनों को समेट लिया हो। फिर उसने सिर उठाया, अपने पिता और अंकल की ओर देखा और कहा, जी मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसकी आवाज ठहरी हुई थी, भावनाओं से परे, जैसे उसने दिल को पत्थर कर लिया हो। पंडित जी आ चुके थे। कमरे में एक छोटा सा मंडप बना दिया गया था और थोड़ी सी रस्में निभाने के बाद
कोर्ट मैरिज भी करवा दी गई। मौत की परछाइयों के साए में जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो चुका था। अदिति को लग रहा था जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही हो, जिसे वह चाह कर भी जाग नहीं पा रही थी। उसे जबरदस्ती मंडप में बिठा दिया गया। उसके कानों में मंत्रों और शब्दों की गूंज थी, लेकिन वह उन्हें समझने से परहेज कर रही थी, जैसे अगर उसने समझ लिया तो सच और भी डरावना हो जाएगा। अदिति, अब खड़ी हो जाओ, तुम्हारे फेरे होंगे। ये आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके पैर जैसे बेजान हो गए। फेरे हुए, सिंदूरदान हुआ। वह सब कुछ ऐसे कर रही थी जैसे उसके कदम जमीन पर नहीं, बल्कि किसी ठंडी कब्र पर पड़ रहे हों। कमरे में सन्नाटा छाया था, सिर्फ मॉनिटर की बीब और अदिति की दबाई हुई सिसकियों की आवाज थी। सूरजपाल ने सख्ती से कहा, बोलो बेटी, अपने पिता की तरफ देखो। अदिति ने कांपती आंखों से पिता की ओर देखा। शिवदत्त की आंखें उम्मीद की आखिरी लौ से भरी हुई थी, जैसे वह अपनी बेटी को किसी सुरक्षित हाथ में सौंप कर चैन की सांस लेना चाहते हों। अदिति ने आंखें बंद कर ली। आंसुओं का सैलाब उसके गालों पर बह निकला। उसी टूटे हुए दिल और भारी सांसों के साथ उसने ये शादी संपन्न की। जब भी पंडित जी उसे कुछ बोलते या कोई रस्म निभाने को कहते, उसकी आवाज में वही ठहराव, वही मजबूरी, अजीब सी मजबूती थी। सब कुछ पूरा हो चुका था। एक ही छत के नीचे खड़े लोग दिलों से कोसों दूर थे, लेकिन एक ऐसे बंधन में बंध चुके थे जिसे अब तोड़ना नामुमकिन था। आशीर्वाद देने के लिए सबके हाथ उठे। शिवदत्त के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उन्होंने अंकित को पास बुलाया। अंकित झुक गया और शिवदत्त ने अदिति का हाथ उसके मजबूत हाथों में दे दिया। अदिति का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि अंकित का हाथ गर्म और भरोसे से भरा हुआ था। उसका ख्याल रखना अंकित बेटा, ये मेरी अमानत है, मैं वादा करता हूँ अंकल जी। अंकित ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। कुछ ही वक्त बाद शिवदत्त इस दुनिया से चले गए। एक लंबी चीख और विलाप की आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। अदिति के सिर से पिता का साया उठ चुका था। पापा, पापा, उसकी चीख ने दीवारों तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह रात कयामत से कम नहीं थी। उसे संभालते हुए कहा गया, आदित्य होश में आओ। अपना होश खोने से कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान को जो प्यारे हो जाते हैं उनके लिए सब्र करना पड़ता है। अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अदिति को कुछ भी साफ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि अब वो पूरी तरह अकेली है और उसकी शादी उस आदमी से हो चुकी है जिसे वह सबसे ज्यादा डरती थी। हवेली के वसूलों के मुताबिक शादी के तुरंत बाद उसकी विदाई होनी थी, खास तौर पर शौक के दिनों में भी, क्योंकि अब वो कानूनी तौर पर अंकित की पत्नी बन चुकी थी। अंकित की पत्नी, एक हफ्ता बीत गया, लेकिन हवेली में अभी तक शोक खत्म नहीं हुआ था। दर्द, खामोशी, अनकहे रिश्तों का बोझ हर दीवार पर पसरा हुआ था। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आगे चलकर बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी। क्या ये रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा या टूट जाएगा? क्या अदिति कभी अंकित के उस गर्म हाथ की पकड़ को अपना सकेगी या ये शादी सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाएगी? आगे की कहानी में दर्द भी है, मोहब्बत भी, और ऐसी रोमांटिक करवटें भी जो दिल को छू जाएगी। इसलिए इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और अब जाते जाते दिल से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप जहाँ से भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके लिखे हर नाम मुझे अपना सा अपनापन महसूस होता है, जैसे कोई अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया हो। मेरी कहानियों को समय देने, लाइक करने और आगे बढ़ाने वाले आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या मन में हल्की सी नमी या सुकून भर दिया हो, तो बस इसे लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इस तरह की एहसासों की कहानियां पसंद है। और अगर अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक भरोसा, एक मुस्कान और थोड़ा सा प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।